18 दिसंबर को यौम अक़लियती हुकूक के तौर पर आलमी सतह पर मनाया जाता है। इस दिन अक़लियतों के हुकूक की याद दहानी कराई जाती है। इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका क्या मकसद है? जबकि हमारा आईन पहले से ही तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इस सब पे बातचीत करने के लिए सियासत से गहरा ताल्लुक़ रखने वाले और हिंदुस्तान की तारीख़ से गहरा ताल्लुक़ रखने वाले मुशर्रफ़ साहब हमारे साथ हैं। इस सब के बारे में तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे मुशर्रफ़ साहब से। जी मुशर्रफ़ साहब, आज यौम अक़लियती हुकूक मनाया जा रहा है, इसके मुताल्लिक़ क्या बताना चाहेंगे? क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? क्या वजह है? ऐसा है कि भारत में पहले से ही जब संविधान बना तो संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार की हिफाजत की सारे जो धाराएं हैं मौजूद हैं। और शुरू से ही, बल्कि हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रियम्बल है उसमें ये सब चीज़ें मौजूद हैं कि यहाँ पर सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, वो चाहे अक़लियत में हो या किसी जाति का हो, किसी भाषाई का हो। लेकिन ये महसूस किया गया पूरी दुनिया के पैमाने पर कि अक़लियतों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है और इस भेदभाव को ख़त्म करने, उनके अधिकारों की हिफाज़त करने के लिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव पास किया कि हर साल 1992 के 18 दिसंबर को हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएंगे। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, वो एक्ट बना और एक्ट के हिसाब से वो यहाँ पर भारत के अंदर उनके सुरक्षा के लिए सारे इंतज़ाम शुरू कर दिए गए। अब उसमें पहले 5 समुदाय थे, 5 धार्मिक समूह थे, जिसमें मुसलमान और सिख, बौद्ध और ये पारसी ये थे। लेकिन जैन जो हैं, इन्हें 2014 में शामिल किया गया। ईसाई भी उसमें शामिल हाँ, ईसाई भी इसमें शामिल है, जी। तो इन्हें शामिल किया गया। और उसके बाद से लगातार हर साल इस पर चर्चा होती है। लेकिन यहाँ मूल रूप है तो हर माइनॉरिटी की समस्याएं हैं। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी यहाँ पर मुस्लिम है और जो आजकल का माहौल जो चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त जो है वो मुस्लिम ही है। मुसलमानों की अगर मुल्क में बात करें हिंदुस्तान में, तो किस तरह के हालात है? क्या उनके हुकूक उनको मिल पा रहे हैं? अगर बात की जाए मुसलमान। देखिए, संविधान तो उन्हें सारे हकूक देता है और संविधान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, हम व्यवहार में देख रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल आपके सामने है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, उसके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल साफ तौर पर कहती है कि वो नौकरियों में कितने हैं, कितने उन्हें बैंक कर्ज देते हैं, कितने % वो कर्ज हासिल कर पाते हैं, शिक्षा में उनकी स्थिति क्या है। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह से उनकी तस्वीर बताती है। अब ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उनकी उस तस्वीर को, अगर वो मान लिया सरकार ये सोचती है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे, तो वो अपनी कमेटी बनाए। अपनी कमेटी बनाकर जो वास्तविकता, जो असलियत है अल्पसंख्यक समाज की, उसको सामने लाए और उसको दूर करने की कोशिश करे। संविधान के हिसाब से उन्हें जो अधिकार हैं, उसमें अगर कहीं पर कटौती है, उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है, तो वो ख़त्म करे। ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। और ऐसे भी ज़िम्मेदारी बनती है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और सदस्य होने के नाते वो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाता है, उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि सिर्फ हस्ताक्षर करने नहीं, बल्कि वास्तविकता जो हकीकत में है उसे देखे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके जो कल्चर है, और कल्चर में धर्म भी शामिल है, धर्म है, ज़ुबान है, इन सब की हिफाजत के लिए काम करे। ना कि यह अब जैसे हम देखते हैं कि वो नाम बदला जा रहा है उर्दू के नाम को, तो ये जो है मेरे विचार से जो ये सही प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि उर्दू भारतीय भाषा है, ये बाहर से, विदेश से भाषा नहीं आई है।
इसकी जो लिपि है वो आप कह सकते हो बाहर की, लेकिन जो बोलचाल है वो देवनागरी का ही एक दूसरा रूप है। तो आपको यहाँ की अब अगर आपके मन में ये किसी के पैदा होता है कि उर्दू बाहर की भाषा इसलिए इसे खत्म करके इसको दूसरा करो, तो ये जो माइनॉरिटी के लिए जो अधिकार दिए हुए हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है उसके अवहेलना होगी। इसलिए इस अपनी संकीर्णता को लोग निकालें और जो वास्तविकता है उसमें कोई भी समाज, अल्पसंख्यक समाज, अगर आप उनके साथ भेदभाव बरतेंगे, वो शिक्षा में पीछे रह जाएंगे, आर्थिक स्थिति में पीछे रह जाएंगे, तो वो बोझ बन जाएंगे। तो आपको रिसोर्स बनाना है। अल्पसंख्यक अगर शिक्षित होंगे, नौकरी में बेहतर होंगे, तो वो रिसोर्स बनेंगे, संसाधन बनेंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें संसाधन बनाए, ना कि लाइबिलिटी बनाए, बोझ नहीं बनाए। तो यही है। आज कुछ चीजों पर रोशनी डालेंगे आप, जैसे कि आपने किसी कमेटी का जिक्र किया, सच्चा कमेटी का, किन किन चीजों की जरूरत है अभी मुसलमानों को, कहाँ उनकी? देखिए, कई चीजों में है। एक तो सरकार को यहाँ जो हिंदू मुस्लिम में जिस तरह से मीडिया में, सोशल मीडिया पे जो द्वेष की बातें चल रही, जो नफरत बढ़ाने की बातें चल रही हैं, उससे अलगाव पैदा हो रहा है और उस अलगाव को सरकार को प्राथमिकता के साथ रोकना चाहिए। ऐसे सभी जो सोशल मीडिया पे अल्पसंख्यकों के प्रति या बहुसंख्यकों के प्रति भी कोई भी नफरत फैलाता है, उससे सरकार रोकने की कोशिश करे। इसके अलावा समाज में उनमें इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, जैसे कॉलोनी है, मान लिया कोई नई कॉलोनी बन रही है, तो उसका हिसाब ऐसा होना चाहिए कि एक घर अगर अल्पसंख्यक का है, एक मुस्लिम का है, तो दूसरा सवर्ण का होना चाहिए, फिर तीसरा किसी बौद्ध का होना चाहिए, चौथा जाटव का या अनुसूचित जाति का होना चाहिए। जब इस तरह से किसी कॉलोनी में बंटवारा किया जाएगा तो सब एक दूसरे के साथ रहने के आदी हो जाएंगे। वो घेटो नहीं बनना चाहिए, यानी कि एक अलग के एक ही धर्म की अलग बस्ती बन गई है। ये देश के लिए जो है वो सही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सियासत के जानकार मुशर्रफ अली साहब, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि यौम अक़लियती हुकूक पर अक़लियतों के हुकूक की बात की और बताया कि किस तरीके के आज हालात हैं, मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर क्या किस दर्जे पर है आज अक़लियत, इसके बारे में पूरी उन्होंने हमें जानकारी फराहम की। मुरादाबाद से ETV भारत के लिए मोहम्मद साजिद।